हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिर्ज़ा दिलशाद बेग एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्ज़ा सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन टर्म्स या फॉरेन एक्सप्रेशंस। बोर्ड पर ये 40 फॉरेन टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं। ये 40 टर्म्स किस लैंग्वेज से आए हैं, किस भाषा से आए हैं, इनकी ओरिजिन क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनका यूसेज कैसे करते हैं, सेंटेंस में भी हम इसको यूज़ करके देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वर्ड इज एब ओरिजिन। एब का मतलब होता है फ्रॉम, ओरिजिन का मतलब होता है द वेरी बिगिनिंग। अब एब ओरिजिन का मतलब हो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी फ्रॉम द सोर्स या फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हिंदी में कहते हैं मूल निवासी। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होते हैं नेटिव, इंडिजिनस। तो नेटिव या इंडिजिनस जो वर्ड हैं, इसको हिंदी में कहते हैं स्वदेशी या फिर मूल निवासी। तो ये एब ओरिजिन वर्ड जो है, ये एक लैटिन लैंग्वेज से आया है, लैटिन भाषा से आया है, तो इसका मतलब मूल निवासी होता है। इस वर्ड को हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। इसको यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, द एब ओरिजिन्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ये एब ओरिजिन वर्ड जो है अनप्लीजेंट है, ऑफेंसिव है, तो इसकी जगह पर अगर हम बोलेंगे द एब ओरिजिनल ऑफ इंडिया, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, लेस ऑफेंसिव, लेस अनप्लीजेंट एंड मोर सुइटेबल। तो एब ओरिजिन की जगह पर एब ओरिजिनल वर्ड जो है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश। नेक्स्ट देखिएगा एब इनिशियो। फिर से ये एब वर्ड आ गया है और एब का मतलब होता है फ्रॉम। इनिशियो वर्ड इंग्लिश में इनिशियल वर्ड जो है वो इनिशियो से ही आया है, यानी कि इसका मतलब भी वही हो गया, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही। ये भी एक लैटिन टर्म है। तो इस वर्ड को हम एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से सही हैं। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन माई एडवाइस एब इनिशियो। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्ट ऑन माई सजेशन एब इनिशियो। वो मेरी सलाह पर शुरू से ही काम नहीं करने वाला था, वो मेरी सलाह को शुरू से ही नहीं मानने वाला था, प्रारंभ से ही नहीं मानने वाला था। इस तरीके से हम एडवर्ब की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एड इंटेरिम। एड इंटेरिम, यहाँ पर यह भी एक लैटिन वर्ड है, एड इंटेरिम। हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा अंतरिम। इट मीन्स समथिंग नॉट परमानेंट, इट मीन्स इट इज़ टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। तो जब हम किसी काम को थोड़े समय के लिए करते हैं, स्थायी रूप से नहीं करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करा जाता है एड इंटेरिम। ये भी एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की तरह ही काम करता है, एड इंटेरिम। अब एड इंटेरिम का एक यूज़ भी देख लेते हैं। द इमरजेंसी इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड एड इंटेरिम, यानी भारत में आपातकाल को अस्थायी रूप से लाया गया, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से लाया गया, दैट इज़ एड इंटेरिम। इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि द कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स एड इंटेरिम वर्डिक्ट, यानी कि कोर्ट ने अपना अनंतिम फैसला या अंतरिम फैसला सुना दिया। तो ये एड इंटेरिम इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एड एंटिको। तो इस टर्म को हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। ग्रैंड मदर टोल्ड अस द स्टोरीज एड एंटिको, यानी दादी माँ ने प्राचीन समय से ही हमको कहानियाँ सुनाई हैं, प्राचीन समय से हमको कहानियाँ सुनाई हैं। नेक्स्ट देखिएगा एड वर्बम। एड वर्बम, एड वर्बम का मतलब होता है, ये भी एक लैटिन से आया है और इसका मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, अगेन एंड अगेन। आई कांट स्टे हेयर एड वर्बम, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। आई कांट गो देयर एड वर्बम। यू कांट कीप माई माउथ शट एड वर्बम, तुम मेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, दैट इज एड वर्बम। नेक्स्ट है एड हॉक। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सभी ने इसको बहुत यूज़ भी किया है, बहुत पढ़ा भी है। और एड हॉक जो वर्ड है ये लैटिन से आया है। इसको लैटिन में तो हम अलग अलग लिखते हैं एड हॉक वर्ड को, लेकिन आपने देखा होगा इंग्लिश में कई बार इसको मिला के पढ़ा होगा, लिखा देखा होगा। तो इंग्लिश में एड हॉक मिला के भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन लैटिन में इसको अलग अलग लिखा जाता है। एड हॉक का मतलब होता है फॉर द पर्पस, फॉर द सिचुएशन, विदाउट अ प्रीवियस प्लानिंग, एन इमीडिएट एंड स्पेशल पर्पस, किसी खास मकसद के लिए रखा जाने वाला। हिंदी में इसका मीनिंग आपने देखा होगा तदर्थ कहते हैं।
स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में एडहॉक एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, एडहॉक टीचर्स रखे जाते हैं, तो उसको तदर्थ शिक्षक कहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग रखे जाते हैं, दे आर नॉट परमानेंट एट ऑल, दे आर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, दे आर जस्ट fulfilled for the purpose, for a special purpose, for a immediate purpose. That is why they are called ad hoc. A very important term. Next is alma mater. Alma mater. This is again a Latin term. Latin से ही आया है alma mater. Alma mater का मतलब होता है a benign mother, a kind mother, a nourishing mother. इसका लिटरल मीनिंग तो यही है, डिक्शनरी मीनिंग यही है, लेकिन आपने देखा होगा कि हम इसका दूसरे तरीके से भी इसका यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं कि आ स्कूल, कॉलेज और एन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी वेयर समबडी हैज़ स्टडीड, उस स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को भी हम अल्मा माटर कहते हैं जहाँ से किसी ने शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा ग्रहण की है, वो भी अल्मा माटर है। कई बार आप किसी संस्था का नाम भी देखते होंगे तो उसका नाम भी अल्मा माटर स्कूल, अल्मा माटर कॉलेज, अल्मा माटर यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आपने देखा होगा। ऐसे कई स्कूल्स हैं, मैंने देखे हैं। और अल्मा माटर का साथ में एक वर्ड और आता है एलमनी या एलमनस। इन दोनों का संबंध क्या है समझ लीजिए। जिस तरीके से नरिशिंग मदर होती है, बिनाइन या काइंड मदर होती है, उसी तरीके से उसका एक फॉस्टर चाइल्ड होता है, फॉस्टर सन होता है जिसको वो पालती है। तो उस संस्था में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, जो छात्र होता है, उसको हम बोलते हैं फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर सन, या फिर लैटिन में ही उसका दूसरा वर्ड होता है एलुमनी या एलमनस। तो ये दोनों का रिलेशन याद रखिए, दोनों ही लैटिन टर्म हैं। चाहे हम उसको अल्मा माटर कहें तो यहाँ पे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसका संबंध जा रहा है, और अगर हम एलमनस कहें तो उसमें पढ़ने वाले छात्र को हम एलमनस या एलुमनी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब होता है आई, तो अदर आई कह सकते हैं। या फिर ऑल्टर का एक मतलब होता है सेकंड, ईगो का मतलब होता है सेल्फ, तो इसको हम सेकंड सेल्फ भी कह सकते हैं। तो अदर आई या सेकंड सेल्फ का मतलब क्या होता है, लैटिन से ही ये वर्ड भी आया है। इसका मतलब होता है कि मुझ जैसा कोई दूसरा, अ क्लोन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति का हू बहू वही उतार के रख लीजिए। अब इसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो यही निकल कर आता है, लेकिन इसका सेंस जो जा रहा है उसका मतलब ये हुआ कि अ वेरी क्लोज, अ वेरी इंटीमेट और अ वेरी बूजम फ्रेंड, बहुत जिगरी यार, पक्का यार, बहुत अच्छा दोस्त, जिसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है, यानी उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों की सोच एक है, दोनों की पैटर्न ऑफ लाइफ एक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट देखिएगा अवेंट गार्ड। अवेंट गार्ड जो वर्ड है ये फ्रेंच से आया है। ऊपर के सारे वर्ड 9 तक आपने देखे कि लैटिन से आए थे, कुछ टर्म इसमें फ्रेंच के भी आएंगे। अवेंट गार्ड को कहते हैं एडवांस गार्ड। एडवांस गार्ड का मतलब होता है हमेशा आगे रहने वाला, वक्त से आगे चलने वाला, वक्त से आगे की सोच रखने वाला, इनोवेटिव पर्सन, एन अनऑर्थोडॉक्स एंड रेडिकल पर्सन, एन एक्सपेरिमेंटल पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हो, जो हमेशा इनोवेशंस करता रहता हो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी सोच में, उसकी सोच हमेशा औरों से आगे रहती है, वक्त से आगे चलती है। नेक्स्ट इज बेल लेटर्स। अब देखिए इसमें आपको एस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एस होने के बावजूद भी एस का प्रोनाउंसिएशन इसमें नहीं है, इसको हम बेल लेटर्स कहते हैं। ये टर्म फ्रेंच से आया है और बेल लेटर्स का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल राइटिंग। और इसको अगर हम और ब्रॉड सेंस में देखें तो बेल लेटर्स का मतलब हो जाता है कि अ पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, whether it is literary or artistic, no matter, a piece of criticism which is written or read for its aesthetic effect। यानी किसी भी लेखन में, किसी भी क्रिटिसिज्म के पीस ऑफ राइटिंग में जब हम उसके सौंदर्य के लिए उसको लिखते या उसको पढ़ते हैं तो हम ऐसी सौंदर्य या ऐसी सुंदरता के कारण उसको हम बोलते हैं बेल लेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा बोन वोयाज। ये जो बोन वोयाज है इसको कई बार लोग इसको बोलते हैं बोन वोएज, वोयाज है ये टर्म। तो बोन वोयाज का मतलब होता है टू विश समबडी अ हैप्पी जर्नी। जब किसी यात्रा पे कोई निकलता है, कोई जर्नी पे निकलता है तो हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। तो हम बोल सकते हैं गुड लक एंड बोन वोयाज, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए देखते हैं 13th इज बोनाफाइड। बोनाफाइड, अगेन दिस टर्म केम फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, रियल, ओरिजिनल, जेन्युइन, यानी सच्चा या वास्तविक, बोनाफाइड। इस सेंटेंस में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि यू हैव इस्टेब्लिश्ड योर पोजीशन एज अ बोनाफाइड प्रोफेशनल। आपने अपनी पोजीशन को एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह, एक रियल प्रोफेशनल की तरह प्रूव कर दिया। ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड हिज पोजीशन एज अ बोनाफाइड डिवोटी। उसने अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश कर लिया एक सच्चे भक्त की तरह। इसका मतलब ही इज़ फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स हिज डिवोशन, अपनी भक्ति के प्रति वो पूरी तरह से तल्लीन है।
नेक्स्ट देखिएगा बोनहोमी। बोनहोमी एक फ्रेंच टर्म है। बोनहोमी का मतलब होता है चीयरफुलनेस, फ्रेंडलीनेस और हैप्पीनेस, यानी खुशहाली से मित्रतापूर्ण किसी के साथ व्यवहार करना, बोनहोमी। देयर वॉज अ चीयरफुल बोनहोमी अमंग्स द पीपल ऑन द एलमनी मीट, यानी एलमनी मीट समारोह के दौरान लोगों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार था, लोगों के बीच खुशहाली थी, एक दूसरे से मिलने की खुशी थी। नेक्स्ट वर्ड इज कार्ट ब्लांच। कार्ट ब्लांच, ये टर्म भी फ्रेंच से ही आया है, कार्ट ब्लांच। अब कार्ट ब्लांच का मतलब होता है फुल फ्रीडम टू एक्ट, फुल डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि किसी को पूरी तरह से आज़ादी दे देना, पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देना अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपना काम करने के लिए, पूरा विवेक से वो अपना काम कर सके। दूसरे तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम अ ब्लैंक चेक के नाम से भी जानते हैं। कार्ट ब्लांच का मतलब होता है अ ब्लैंक चेक। इट मीन्स अ चेक विच इज़ असाइंड बाय द अकाउंट होल्डर बट द अमाउंट इन दिस चेक इज़ नॉट फिल्ड और रिटन इन। इसके अंदर अमाउंट नहीं भरा गया है, लेकिन इसको साइन करके दे दिया गया है, यानी वॉट एवर अमाउंट ही वॉन्ट टू पुट ही कैन, जो भी अमाउंट भरना चाहे वो भर सकता है। इसी को हम ब्लैंक चेक कहते हैं और फ्रेंच में इसको हम कार्ट ब्लांच कहते हैं, फुल फ्रीडम टू। नेक्स्ट देखिएगा डी फैक्टो। डी फैक्टो, फैक्ट का मतलब हम सब जानते हैं सच होता है, फैक्ट का मतलब होता है सच, रियल। तो डी फैक्टो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इन रियलिटी। तो इन रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, वास्तविकता, इन रियलिटी। यूज आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इन सम कंट्रीज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ दैट नेशन। कुछ देशों में आपने देखा होगा कि राष्ट्र का जो पूरा शासन होता है वो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होता है। तो सच्चा शासक वही होता है। whosoever the prime minister is, whosoever the president is, it doesn't make any difference. The real ruler is the chief of army staff in some nations. Next is El Dorado. ये एक स्पेनिश टर्म है, एल डोरेडो। और एल डोरेडो का मतलब होता है अ गोल्डन सिटी, एन अनअटेनेबल थिंग, यानी कि अप्राप्य वस्तु। यानी गोल्डन सिटी का मतलब होता है कि एक सोने का शहर, सोने का ऐसा शहर जो सोने से माला माल हो। एक्चुअली ये टर्म जो आया है, ये एल डोरेडो इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस इन यूरोप विच वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग 16th and 17th century. In South America, there was a place, it is considered that it was full of diamonds and golds and all. People came here, they dig it out, but they could not find anything. Many people died, they committed suicide, but they could not find it. So that is called El Dorado. इसी को ही कहा जाता है एन अनअटेनेबल थिंग, यानी ऐसी वस्तु जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज फोक्स पास। फोक्स पास कहते हैं इसको। फोक्स पास एक फ्रेंच टर्म है और फोक्स पास का मतलब होता है अ फॉल्स स्टेप। फोक्स पास का मतलब होता है अ फॉल्स स्टेप, एक गलत कदम। इसको हम ब्लेंडर भी कहते हैं, बहुत बड़ी गलती, बहुत भारी भूल। एक इडियम भी है इसके लिए, उसको बोलते हैं अ हिमालयन ब्लेंडर। उसका मतलब भी होता है कि बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी गलती। फोक्स पास, अ सीरीज ऑफ फोक्स पास लेड हिम टू हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्टी, यानी कि उसकी एक के बाद एक गलतियां करना उसको पार्टियों से निकाले जाने का कारण बन गई। नेक्स्ट इज इल पेंसो रोसो। इल पेंसो रोसो एक इटालियन टर्म है, इटालियन लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब होता है अ मेडिटेटिव पर्सन, अ थिंकर, अ सैड पर्सन, अ मेलनकलिक पर्सन, अ थॉटफुल पर्सन, अ पेंसिव पर्सन, यानी बहुत ही सोच में डूबा हुआ, बहुत ही दुख में डूबा हुआ, उसको बोलते हैं इल पेंसो रोसो। एंड इल पेंसो रोसो इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ पोअम रिटन बाय जॉन मिल्टन। इल पेंसो रोसो के साथ में जॉन मिल्टन ने एक और पोएम लिखी थी जिसका नाम था एल एलिग्रो, वो भी अभी सीरीज में आगे आएगी। तो ये दोनों ही पोएम जो है सिस्टर पोएम्स के नाम से बहुत फेमस हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो इनको सिस्टर पोएम्स कहा जाता है। इल पेंसो रोसो, एल एलिग्रो। नेक्स्ट इज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, दिस इज ऑल्सो अ लैटिन टर्म। इन मेमोरियम, मेमरी वर्ड हमारा पढ़ा हुआ है, मेमरी, मेमरी का मतलब होता है याद है। इन मेमोरियम का मतलब होता है इन मेमरी ऑफ समबडी हु हैज़ डाइड, जो मर गया है उसकी याद में कुछ लिखना। इन मेमोरियम इज ऑल्सो अ वेरी फेमस पोअम रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन द मेमरी ऑफ हिज वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड हुज नेम वॉज आर्थर हेनरी हेलम, AHH। उनके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी जो कि पोइट्री की एक बहुत अच्छी पोएम में काउंट होती है। नेक्स्ट इज इंटर एलिया। इंटर एलिया, इंटर एलिया भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है, और इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, यानी अन्य वस्तुओं के बीच में। इंटर एलिया, ड्रॉप दीज आर्टिकल्स हेयर इंटर एलिया, यानी इन वस्तुओं को भी बाकी वस्तुओं के बीच में रख दो या छोड़ दो,
ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एल एलिग्रो। अभी मैंने आपको बताया जॉन मिल्टन की 2 सिस्टर पोएम्स कहलाती हैं, एक तो इल पेंसोरोसो कहते हैं, दूसरों को एल एलिग्रो कहते हैं। तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। इल पेंसोरोसो का मतलब होता है थॉटफुल पर्सन, अ सैड पर्सन, मेलेंकलिक पर्सन। वहीं एल एलिग्रो का मीनिंग होता है अ हैप्पी एंड चीयरफुल पर्सन। ये जो टर्म है ये भी इटालियन से आया है और दोनों ही जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट देखिएगा लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स होता है अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, आम जन द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लिंगुआ फ्रैंका को आप लिंक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेज जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। अब आप इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इंग्लिश हैज़ बिकम अ लिंगुआ फ्रैंका फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेज़ी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोली जाने वाली एक आम भाषा बन चुकी है। इट हैज़ बिकम अ लिंक लैंग्वेज फॉर मैनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कई लोगों के बीच की ये भाषा बन गई है। नेक्स्ट इज लोकस स्टैंडी। ये भी एक लैटिन टर्म है, लोकस स्टैंडी। और लोकस स्टैंडी का मतलब होता है अ राइट टू इंटरफेयर इन अ प्रोसेस, अ राइट टू पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस। या फिर ये जो टर्म आया है ये लीगल टर्मिनोलॉजी से आया है, कानून में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर इसको लीगल डिक्शनरी में आप देखेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग आपको मिलेगा अ प्लेस टू स्टैंड। इसका एक मीनिंग लोकल सपोर्ट भी होता है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाकर अपना लॉ सूट फाइल करने का जो अधिकार मिलता है, जो राइट मिलता है, उसको बोला जाता है लोकस स्टैंडी। नेक्स्ट इज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस वर्ड भी बहुत कॉमन है, बहुत ही आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैग्नम ओपस कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ राइटर, सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ कृति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ राइटर, मैग्नम ओपस। लिरिकल बैलेड्स इज द मैग्नम ओपस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज द मैग्नम ओपस ऑफ एस टी कॉलेज। वीनस एंड एडोनिस इज द मैग्नम ओपस ऑफ विलियम शेक्सपियर। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, अ डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ क्राइम, अ डिस्टिंक्ट मैनर ऑफ क्राइम या अ डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ क्राइम। किसी भी अपराध को करने का जो एक पैटर्न होता है, जो एक मेथड होता है या जो मैनर होता है, उसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। इस टर्म को आपने पुलिस की लैंग्वेज में बहुत सुना होगा, क्राइम के संदर्भ में बहुत सुना होगा। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ बोथ द केसेस इज़ क्वाइट सिमिलर, यानी दोनों ही केसेस की जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही मिलती जुलती है, एक जैसी है। इट मीन्स द मर्डरर शुड बी वन पर्सन, कातिल जो है वो एक ही शख्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो बिल्कुल एक जैसा है। तो उसी को हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। नेक्स्ट इज मोडस विवेंडी। मोडस विवेंडी का मतलब होता है मैनर ऑफ लिविंग, जीने का ढंग। देखिए कई बार ऐसा होता है कि दो लोग होते हैं या दो कम्युनिटीज़ होती हैं या दो तरह के संस्थाएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ जिनका अग्रीमेंट नहीं होता है या जिनका दोनों का एक दूसरे के साथ में सामंजस्य नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि एन अरेंजमेंट और एन अग्रीमेंट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस who work together, exist together without having malice in their minds or in their hearts। बिना द्वेष रखे, बिना एक दूसरे के प्रति बुराई रखे हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना ही मोडस विवेंडी कहलाता है। ये टर्म भी लैटिन से ही आया है। नेक्स्ट देखिएगा पोस्टमार्टम, शॉर्ट में कहते हैं पीएम, पोस्टमार्टम, लैटिन से आया है ये वर्ड भी। पोस्टमार्टम इज द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू नो द कॉज और रीज़न ऑफ हिज डेथ। जितनी भी अननेचुरल डेथ होती हैं, जितनी भी अप्राकृतिक मौतें होती हैं, उन सभी मौतों का पता लगाने के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसी को ही पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्रीमा फेशी। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इसको प्रीमा फेशी कहते हैं, प्रीमा फेशी। ये एक लैटिन वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम दृष्टया, यानी कि ऑन द वेरी फर्स्ट साइट, पहली बार देखने पर हम जो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उसी को ही प्रीमा फेशी कहते हैं। इसको भी आपने क्राइम की लैंग्वेज में बहुत सुना होगा। जब अपराध कोई होता है, कोई सुसाइड केस होता है, कोई मर्डर केस होता है, तो पुलिस जब मौके पर जाती है, मौका वारदात पर जाती है, तो वहाँ पर वो बोलती है कि प्रीमा फेशी दिस इज़ अ केस ऑफ सुसाइड। प्रथम दृष्टया देखने पर हमें ये केस सुसाइड का लगता है, या प्रीमा फेशी दिस इज़ जस्ट अ केस ऑफ मर्डर। प्रथम दृष्टया देखने पर मुझे ये केस कत्ल का लगता है, मर्डर का लगता है, उसी को ही हम प्रीमा फेशी कहते हैं। नेक्स्ट इज साइन डाई। ये भी लैटिन टर्म है, साइन डाई। विदाउट अ डेफिनेट डेट, विदाउट अ डेफिनेट डे, विदाउट अ डेफिनेट टाइम, यानी कि जिस चीज़ का ना तो दिन निश्चित हो, ना कोई उसकी तारीख निश्चित हो, ना ही कोई उसका
समय निश्चित हो, यानी कि फॉर एन इनडेफिनिट टाइम, यानी कि जिसका कोई निश्चित नहीं है समय भी, तो अनिश्चित कह सकते हैं, इनडेफिनिट कह सकते हैं। यूज़ इसको ऐसे करेंगे कि द कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न्ड साइन डाई, यानी कोर्ट को अनिश्चित काल के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, पुट ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टेटस को। स्टेटस को, स्टेटस को भी लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है इन करंट सिचुएशन, यानी हिंदी में कहेंगे यथा स्थिति, जैसी स्थिति है उसको बनाए रखना। आई वॉन्ट टू मेंटेन दिस सिचुएशन स्टेटस को, मैं इसको यथा स्थिति में बनाए रखना चाहता हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद द स्टेटस को, आई वॉन्ट टू मेंटेन स्टेटस को। यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दिस। नेक्स्ट इज स्यू आई जेनरस। अब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से देखिए, स्यू आई जेनरस, स्यू आई जेनरस। स्यू आई जेनरस का मतलब होता है यूनिक, अपने आप में बिल्कुल अलग, औरों से बिल्कुल अलग, यूनिक। द कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स स्यू आई जेनरस वर्डिक्ट, यानी कोर्ट ने अपने आप में अलग वर्डिक्ट सुनाई, यानी वन ऑफ इट्स ओन काइंड, उस जैसा कोई दूसरा नहीं, अलग बिल्कुल। टेब्यूला राजा, नेक्स्ट वर्ड इज टेब्यूला राजा। अब देखिएगा टेब्यूला राजा का मतलब होता है अ क्लीन स्लेट, टू स्टार्ट अफ्रेश, नए सिरे से शुरू करना। एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन समथिंग विद नो रिकॉर्ड, नो हिस्ट्री और नो एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज, बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना, उसी को हम कहते हैं टेब्यूला राजा। इस एस को जेड की तरह पढ़ा जाता है, इसको रासा ना पढ़ के इसको राजा पढ़ा जाता है, टेब्यूला राजा। नेक्स्ट देखिएगा अल्ट्रा वायरीज, इसको अल्ट्रा वायरस नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है आप इसको अल्ट्रा वायरस पढ़ते हो, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है अल्ट्रा वायरीज। एंड द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरीज इज बियॉन्ड योर पावर, अपनी पावर से अलग, अपनी पावर से ज़्यादा, बियॉन्ड योर पावर, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा, अल्ट्रा वायरीज। हिज एक्शंस रिगार्डिंग दिस डिसीजन आर अल्ट्रा वायरीज, यानी उसके जो एक्शन हैं इस डिसीजन को लेकर वो उसकी शक्ति से बाहर हैं, उसकी सामर्थ्य से बाहर हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरीज। नेक्स्ट इज वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट द अदर वे राउंड, यानी जो भी काम आपने किया है, जो भी स्टेटमेंट आपने बोला है, लिखा है, उसका ठीक उल्टा, उसको उल्टे क्रम में भी वैसे ही रख लीजिए, ठीक है। राइट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड एंड देन वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश लेटर्स को पहले ए से लेकर जेड तक लिखो एंड वाइस वर्सा का मतलब फिर उसको उल्टे क्रम में लिख दो, जेड से शुरू करो और ए तक लिख दो, दैट इज कॉल्ड वाइस वर्सा, अगेन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। क्या देखिएगा वॉक्स पॉपुली, या फिर इसको हम वॉक्स पॉपुलाई भी पढ़ते हैं, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, ये भी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है वॉइस ऑफ पब्लिक, जनता की आवाज़। ओपिनियंस और द बिलीव्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो मेजॉरिटी होती है उनका जो ओपिनियन होती है, उनका जो बिलीफ होता है, उसी को हम बोलते हैं वॉक्स पॉपुली। ये भी लैटिन से ही आया है और इसको हम बोलते हैं, एक बड़ी ही फेमस सेइंग है, फेमस प्रोवर्ब है लैटिन में, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डी। वॉक्स पॉपुली वॉक्स डी का मतलब हुआ द वॉइस ऑफ पब्लिक इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जनता की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है। नेक्स्ट देखिएगा वीज अ वी, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेंच से टर्म आया है और इसको बोला जाता है वीज अ वी, यानी ये वाला है साइलेंट है और इसको विस नहीं पढ़ते हैं, इसको वीज पढ़ते हैं, वीज अ वी। वीज अ वी का मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने। ही एंड आई सैट इन द कॉन्फ्रेंस हॉल वीज अ वी, यानी वो और मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में ठीक आमने सामने बैठे हैं, वीज अ वी। रिमेंबर दिस टर्म विच केम फ्रॉम फ्रेंच। सिएस्टा, सिएस्टा कहते हैं, ये टर्म जो है ये भी लैटिन से आया है, इसका मतलब होता है एन आफ्टरनून नैप, एन आफ्टरनून स्लीप, दोपहर में लंच के बाद जो छोटी सी नींद हम लोग लेते हैं उसी को ही सिएस्टा कहा जाता है। अ लिटिल सिएस्टा गिव्स मी इमेंस प्लेजर, अ 2 hour सिएस्टा brings back the energy of my body. Next is nom de plume, nom de plume, the other name than your real one, आपके वास्तविक नाम के अलावा जो दूसरा नाम आप पिक करते हो अपनी किसी पर्टिकुलर राइटिंग के लिए, लेखन कार्य के लिए, उसी को हम बोलते हैं नॉम डी प्लूम। पर अगर एक एग्जाम्पल देखें तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि बोज इज़ द नॉम डी प्लूम ऑफ चार्ल्स डिकेंस,
या एलिया इज द नॉम डी प्ल्यूम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट देखिएगा एनस मिराबिलस, ये टर्म भी लैटिन से ही आया है, एनस मिराबिलस, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ वंडर्स, ईयर ऑफ मिरेकल्स, ईयर ऑफ डिजास्टर्स। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है अ रिमार्केबल ईयर, एन ऑस्पिशियस ईयर, यानी ऐसा साल जो बहुत यादगार हो, जो बहुत यादगार हो। एनस मिराबिलस नाम से जॉन ड्राइडन ने 1667 में एक पोअम भी लिखी थी इसी नाम से, एनस मिराबिलस। उस पोअम का जो थीम थी वो थीम थी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। 1666 में लंदन में बहुत तबाही मच गई थी, एक अग्निकांड हो गया था, आग लग गई थी, उसी का ही थीम पर बेस्ड ये पोएम है एनस मिराबिलस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ।